अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से हैं और अच्छी सेहत में हैं। मुझे मीर दर्द का एक शेर प्रोग्राम के आगाज़ में याद आ रहा है और ये मुझे बहुत पसंद भी है। वो कहते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, और ये मैं आज आपको इस बात का मफ़हूम समझाऊंगी भी जब हमारा प्रोग्राम आगे चलेगा कि ये जो हमारी ज़िंदगी है और हम जिस एक रेस में, जिस दौड़ में लगे हुए हैं कि सिर्फ हम खुद परस्ती जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, हमें हमारे आसपास के लोग दिखाई नहीं दे रहे, एहसास हम में जो ख़त्म हो गया है। लेकिन अभी भी खुदा के कुछ बंदे, कुछ फरिश्ते, कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो इंसानियत के लिए, लोगों की फलाह के लिए बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि ये दुनिया का निज़ाम अभी भी चल रहा है। आपको मैं प्रोग्राम में आगे चलकर ऐसे कुछ मेहमानों से मिलवाऊंगी वो जो इस तरह का काम कर रहे हैं, जो एक मिसाल है, बल्कि किसी भी मिसाल से कम नहीं है, वो मैं आपको आगे प्रोग्राम में दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले जनाब, हो क्या रहा है, खबरें क्या हैं, अपडेट्स क्या है, वो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो खबर मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अभी सिंध से ये खबर आ रही है। ये खबर कोई नई खबर नहीं है, ये पहली बार तारीख में ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बहुत बार हो चुका है। मैं जब से न्यूज़ इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ है, मेरे ख्याल से एवरी ईयर जब भी इम्तिहानात का वक्त आता है तो हमें बहुत सारी ख़बरें जो है वो इंटीरियर सिंध से मौसूल होती हैं कि जो नकल माफिया है वो कितने उरूज पर है और कोई जो है वो नज़्म ज़ब्त नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इस बार भी जनाब आपको पता है कि जो इम्तिहानात का सिलसिला शुरू हुआ है और मैट्रिक के इम्तिहानात हो रहे हैं, तो सिंध में जो है वो पहला पर्चा जो है, पहले ही दिन जो इम्तिहान हुआ और जो क्वेश्चन पेपर था वो पूरे 5-7 मिनट पहले जनाब कमरा इम्तिहान से बाहर चला गया। कोई पुरसाने हाल नहीं है, स्टूडेंट्स खुलेआम नकल कर रहे हैं, चीटिंग हो रही है। और जबकि जो बोर्ड के कवायद व ज़वाबित हैं उसके मुताबिक पेपर शुरू होने के तकरीबन 1 घंटे के बाद तक कोई स्टूडेंट भी अपने कमरे से बाहर, कमरा इम्तिहान से बाहर नहीं जा सकता। उसके बावजूद जो नकल माफिया है वो अरूज पर है। जैकबाबाद से भी यही खबरें आ रही हैं जनाब, जहां पर मैट्रिक इम्तिहान के दौरान जो सरेआम नकल है उसकी अगर मैं आपको कुछ मनाजिर भी मेरे ख्याल से आज तो शायद आप देख सकेंगे, लाइव मनाजिर इससे पहले शायद आपने कम ही देखे होंगे। मैं आपको यकीनी तौर पे जो है वो दिखाऊंगी जहां पर भरपूर नकल की जा रही है। स्टूडेंट्स के पास, किसी के पास बुक्स मौजूद हैं तो कोई अपना फ़ोन अपने हाथ में रखे व्हाट्सएप पर जो है वो नकल कर रहा है। पूरा पर्चा जो है वो देखकर हल किया जा रहा है और बासानी, मतलब कि टीचर्स भी ऊपर मौजूद हैं, सुपरिटेंडेंट भी शायद वहां पर मौजूद है या नहीं है, ये तो डिटेल्स हम अभी हमारे नुमाइंदे से जानेंगे कि एक्चुअली कमरा इम्तिहान में इस वक्त मनाजिर क्या है और वहां पे हो क्या रहा है। असद अली हमारे रिपोर्टर जिन्होंने हमें इस वक्त लोकेशन से, जहां पर कमरा इम्तिहान, जहां पर चीटिंग का सिलसिला जारी है, वहां से ज्वाइन किया, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद, क्या मनाजिर है यहाँ पे? वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि नबी आपने खुद ही अपने इंट्रो में बता दिया कि ये कोई नई बात नहीं है कि कमरा इम्तिहान में नकल ना हो। कोरोना की एक तवील अरसे के बाद तालीमी इदारे खुल चुके हैं और इस वक्त लाड़काना बोर्ड के ज़ेर एहतमाम जैकबाबाद में भी इम्तिहानी मराकज़ में इम्तिहान लिए जा रहे हैं। आज 10वीं जमात का है जो बासानी मुकर्ररा टाइम से पहले ही कमरा इम्तिहान से वो क्वेश्चन पेपर जो है वो आउट हो चुका था। जो अंदर उम्मीदवार कैंडिडेट्स बैठे हैं वो बासानी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए वो पर्चा हल करने में मशगूल हो चुके हैं। और जहां यहाँ की इंतजामिया है, जो लाड़काना बोर्ड की जानिब से विजिलेंस टीमें तश्कील दी जाती हैं जो इस चीज़ को रोकथाम के लिए, पर वो भी हमें दिखाई नहीं दे रही। इस वक्त हमें मौजूद हूँ जैकबाबाद के डिग्री कॉलेज में। अगर मैं कमरा इम्तिहान में घुसने की, अगर दाखिल होने की कोशिश करूं तो आप लाइव मनाजिर भी यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल जो स्टूडेंट हैं वो खुला अपने उसमें मशगूल हैं। किसी के पास हाथ में मोबाइल हैं तो कोई खुला हाथों में बुट्टी रखकर वो अपने पर्चे को बआसानी हल करने की कोशिश कर रहा है। आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि असद थोड़ा सा और अगर आप आगे बढ़ें, थोड़ा सा और आगे जाके अगर आप हमें दिखा सकें। जी बिल्कुल, ये देख सकते हैं इसके पास मोबाइल फोन है जो अपने छुपाने की कोशिश कर रहा है। नियो के कैमरा आने के बाद ये बड़ी तादाद में स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो अपना किताबें भी रखी हुई हैं इन्होंने यहाँ पर अपने पास, किताबें भी रखी हुई हैं।
नहीं, गाइड जो है वो इनके जो रिश्तेदार अजीज व अकारिब हों या इनके जो मददगार मदद करने के लिए वो बाहर बैठे हुए हैं, जो गाइड हाथों में लेकर बैठे हुए हैं, जो व्हाट्सएप जरिए के इनको आंसर भेज रहे हैं और ये बासानी उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। सुपरविजन किसकी हो रही है यहाँ पे? असद, सुपरविजन किसकी हो रही है यहाँ पे? इसमें कमरा इम्तिहान में कौन है? कमरा इम्तिहान में यहाँ की मुकम्मल इंतजामिया है, ये आप देख सकते हैं। कोई यहाँ पर चेक एंड बैलेंस नहीं है। मनमानी तरीके से ये जो भी यहाँ पर उम्मीदवार है वो अपने पर्चे को हल करने के लिए तैयार हैं। जो लाड़काना बोर्ड के ज़ेर एहतमाम ये तो 10वीं जमात का पर्चा हो रहे हैं, किस तरह से बैठे हुए हैं यहाँ पे? कोई फासले का ख्याल नहीं रखा गया, जिसका जहां दिल कर रहा है खुल्लम खुल्ला फिर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, इकट्ठे बैठे हुए हैं बगैर फासले के। यही तो रवायत रही है, यही माजी से यही चलता आ रहा है। कोई यहाँ पर तवज्जो नहीं है तालीमी इदारों की जानिब से, कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं होता। और तालीमी इदारों में जो ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल बनाए जाते हैं, वहां पर इसी तरह का रुझान रहता है। और प्लस में मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अक्सर दही इलाकों में ये होता है कि मुतबादिल लड़के बिठाए जाते हैं। मतलब एक उम्मीदवार होता है तो उसकी जगह इंतजामिया को एक जराये के मुताबिक अगर वो कहें कि मुबैना तौर पर पैसे लेकर वो मुतबादिल किसी और स्टूडेंट को बिठा देते हैं, जो बासानी दूसरे लड़के का पर्चा हल करता हुआ हमें दिखाई देता है। और इस वक्त जैकाबाद जिले में तकरीबन 15 सेंटर कायम किए गए हैं, जिनमें से 6 गर्ल्स के सेंटर हैं और 9 बॉयज के सेंटर रखे गए हैं। इस वक्त डिग्री कॉलेज के आप ये लाइव मनाजिर देख सकते हैं। यहाँ पर गैर मुतल्लिका अफराद का भी हुजूम है। कोई यहाँ पर इंतजामिया नहीं, पुलिस इम्तिहान में आप जाए, हमें वहाँ के मनाजिर दिखाएं। जी बिल्कुल, मैं किसी और इम्तिहानी ब्लॉक में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यहाँ पर ये जो इंतजामिया है वो मुकम्मल तौर पर मुतारिक हो चुकी है। ये देखें, ये गैर मुतल्लिका अफराद और स्टूडेंट्स। यहाँ पे कोई सुपरविजन के लिए कोई है? आप बात कर सकते हैं किसी के साथ इस वक्त? या यहाँ पर जो यहाँ के डिग्री कॉलेज के सुपरविजन के लिए कोई दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे इस वक्त। ये देखिए खुल्लम खुल्ला पेपर एक्सचेंज भी किया जा रहा है, तशवीशनाक बात यह है कि यहाँ पर जो हमारी सिंध हुकूमत है वो एक तवील अरसे के बाद स्कूल तो खुल चुके हैं, मगर जो तालीमी निज़ाम है या उसको बेहतरी के लिए जो वज़रा तैनात किए जाते हैं वो स्कूल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी ऐसे ब्लॉक्स है जहाँ पर मुकम्मल तौर पर पंखे नहीं है, गर्मी में ये स्टूडेंट हैं जो मुकम्मल तौर पर गर्मी के टेम्परेचर में भी अपना पर्चा हल करते हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं। जी नबिया, मुझे काफी हैरत हो रही है जो मनाजर आप इस वक्त हमें दिखा रहे हैं। एक तो यहाँ पे सुपरविजन के लिए कोई मुझे दिखाई नहीं दिया कमरा इम्तिहान में। दूसरी बात यह कि जो मुतल्लिका अफराद नहीं है वो कमरा इम्तिहान में मौजूद हैं। तीसरी बात यहाँ पे यह है कि बगैर किसी फासले के या जो एक प्रोटोकॉल होता है इम्तिहानात का या जो एक तरीका कार होता है उसके तहत बिल्कुल भी यहाँ पर आप बिल्कुल ये मनाजर आप देखिए, फोन सामने रखा हुआ है। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पर दुख भी हो रहा है, अफसोस की भी कैफियत है थोड़ी सी, और जो है शर्म भी आ रही है मुझे ये कहते हुए कि हम इसी सोसाइटी हमारा ताल्लुक है जहां पर इस तरह से नकल माफिया इतने उरूज पर है। ये स्टूडेंट्स जो हैं, असद कुछ और मनाजर अगर आप कैप्चर कर सकें, कुछ और दिखा सकें। बड़ा लम्हा फिक्रिया है ये। मैं नहीं समझती कि इसमें इन बच्चों का कोई कसूर है, लेकिन जो इस सारे इस पूरे स्ट्रक्चर को इस वक्त लोग देख रहे हैं, मेरे ख्याल से ये उनके लिए सवालिया निशान है कि किस तरह का सिस्टम है, ये किस तरह का निज़ाम है। स्टूडेंट्स का इसमें मैं नहीं समझती कि कोई कसूर नहीं है, कोई यहाँ पर सुपरविजन के लिए मौजूद नहीं है। तकरीबन हर स्टूडेंट के हाथ में इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूं कि वालिदैन या मुख्तलिफ स्टूडेंट से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने यही जवाब करार दिया है कि तवील अरसा तालीमी इदारे बंद रहे तो वो अपनी स्टडी जारी नहीं रख सके थे, जिसकी वजह से वो अपने मुस्तकबिल में आने वाली मुश्किलात को दूर करने के लिए वो बूटी का सहारा लेकर पास होने का वो मतलब के जरिया ढूंढ चुके हैं। और मोबाइल फोन के जरिए वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक आंसर शीट या मैं ये कहूँ कि वो आंसर पेपर भी ला चुके हैं, जिसकी बदौलत जिसके जरिए वो अपना ये जो आंसर शीट है वो फिल कर रहे हैं।
नहायत ही आपने तो जो मनाजिर दिखाए हैं असद, मेरा तो बड़ा दिल बुझ गया है ये सोच कर के जो बच्चे हैं इनका क्या मुस्तकबिल होगा अगर ये लोग यहाँ से निकल कर जाएंगे। मुझे बताइएगा, मैं बार बार आपसे जानना चाह रही हूँ असद, जो सुपरविजन के लिए यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, कहाँ पर है इन्विजिलेटर पे, यहाँ पर कोई नजर हमें नहीं आ रहा, कोई अमला, कोई यहाँ पर जो है क्या इंतजाम है यहाँ पर, निजाम कुछ समझ में नहीं आ रहा, सारा आवे का आवा लगता है कि बिखरा हुआ है, यहाँ पर खराब है। जी, निज़ाम की बात की जाए तो यहाँ पर तालीमी इदारे तो मुकम्मल तौर पर गैर फाल हैं। किसी की सिंध हुकूमत हो या यहाँ के जो वज़ीर आला सिंध हैं या तालीम के वज़ीर हैं, उनकी कोई तवज्जो नहीं है तालीमी इदारों पर। यहाँ के जो देही इलाकों में हैं जो सेंटर हैं वो मुकम्मल तौर पर खस्ता हाल हैं, और ये जो यहाँ पर उम्मीदवार बैठे हैं वो भी खासी कठिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। शिकायत करने वाला नहीं है यहाँ पर, कोई बात आगे तक वो कोई शिकायत का कोई उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन होती है, कोई कार्रवाई की जाती है, कोई एक्शन लिया जाता है? अगर ये पूरी प्रॉपर अब लाइव फुटेज आप दिखा रहे हैं हमें, कोई रिकॉर्डेड मनाजर नहीं है, तो इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा, लिया जाता है? क्योंकि एवरी ईयर हम ऐसे ही मनाजर देखते हैं। जी नबिया, मैं आपको इस बात से भी आगाह करता चलूं कि सिंध भर में आपको पता है कि जनाब इस वक्त मैट्रिक के इम्तिहानात हो रहे हैं और कमरा इम्तिहान से लाइव रिपोर्टिंग असद अली कर रहे हैं। जी असद, जिसकी वजह से सारे ये असद, आपको देखकर, कैमरा आपके हाथ में देख के बच्चे जो हैं वो थोड़े से नर्वस क्या ही होने, इन बच्चों ने जो खुलम खुला किताबों से चीट कर रहे हैं, लेकिन कैमरा देख के बाहर हाल मेरे ख्याल से शायद नर्वस हो रहे हैं और अपने मोबाइल और अपनी बूटीज जिसको कहते हैं या किताबें या पेपर छुपा रहे हैं। और ये देखें आप, एक और मंजर आप यहाँ पर देखें और हैरत में मुब्तला होंगे आप भी, किस तरह से खुल्लम खुल्ला जो है वो मोबाइल फ़ोन पास रखा हुआ है, किताबें पास रखी हुई हैं, कोई फासला जो है वो मेंटेन नहीं किया हुआ, कोई एसओपी यहाँ पर प्रॉपर नहीं है, इम्तिहानात का जो एक प्रॉपर एक डेकोरम होता है उसकी बिल्कुल यहाँ पर उसको फॉलो यहाँ पर नहीं किया जा रहा, कोई यहाँ पर चेक एंड बैलेंस। नियो पाकिस्तान में जनाब सरेआम जो खुलेआम जो नकल जारी है उसके मनाजर हम आपको दिखा रहे हैं। जैकबाबाद में जहाँ पर मैट्रिक के इम्तिहानात हो रहे हैं वहाँ के ये कमरा इम्तिहानात के मनाजर आप इस वक्त देख सकते हैं, लाइव मनाजिर हैं। हमारी कोशिश ये होगी कि जो वज़ीर सिंध सईद गनी साहब हैं उनसे भी हम बात कर सकें, उनका भी हम मौक़िफ़ जान सकें कि वो क्या कहते हैं, क्यों एवरी ईयर जो है नकल माफिया इतने अरूज पर है। हमारा राब्ता अभी उनसे नहीं हो पा रहा और मेरे ख्याल से ये राब्ता होगा भी नहीं। अगर राब्ता हो भी जाएगा तो क्या कहेंगे सईद गनी साहब इस अफसोसनाक सूरत हाल के ऊपर, मीडिया पर आकर वो क्या बात करेंगे? कुछ शोर की आवाजें भी हम सुन सकते हैं। असद, किस वजह से शोर मचाया जा रहा है? जी देखिए, आपके आने पर एहतजाज तो नहीं किया जा रहा? नहीं, ये अपना बिजली ना की वजह से वो शोर मचाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि तालीमी इदारे जो हैं वो उसमें जो इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं उसमें मुकम्मल तौर पर बिजली का निजाम नहीं है, कोई पंखे वगैरह नहीं लगाए गए हैं, गर्मी का निजाम तो यहाँ पे असद वैसे भी किसी चीज का नहीं है, सिर्फ पंखे और बिजली की बात नहीं है यहाँ पर, तो किसी भी कोई भी निजाम नजर नहीं आ रहा। आप बिजली पंखे की क्या बात करते हैं? मनाजिर आप देख रहे हैं जनाब ये, और हैरत कुन मनाजिर हैं सिंध के जनाब, और मेरे ख्याल से नोटिस लेना चाहिए इसके ऊपर। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब को भरपूर नोटिस लेना चाहिए, पूरे मामले के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि इन बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो क्या है और ये जो तालीमी निज़ाम है वो क्या है, एक बड़ा सवालिया निशान है। लाइव मनाज़िर जनाब आपने ही देखे। अच्छा जी, ये तो एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल थी जो हमने आपके साथ शेयर की, आपको दिखाई। अब एक जनाब अच्छी ख़बर, बिलाखिर दिल को राहत थोड़ी सी महसूस हो रही है। पंजाब हुकूमत की जानिब से एक बड़ा अच्छा कदम उठाया गया है, एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है और जो उसके पीछे मंतक दी गई है वो भी बड़ी लॉजिकल है, बड़ी दुरुस्त है कि यहाँ पर लोग जो हैं अक्सर अपने मरने का सामान भी
तैयार कर रहे होते हैं, उसकी भी फिक्र में होते हैं कि मरने के बाद भी जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, कब्र नसीब होगी, कैसे होगी, उसका भी कुछ जो है वो इंतज़ाम करना पड़ता है, कुछ पैसे जोड़ के अपने रखने पड़ते हैं। तो जनाब पंजाब हुकूमत ने कब्रिस्तानों में मुफ्त तदफीन का हुक्म दे दिया है, विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। और इसकी डिटेल्स भी हासिल करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है और वो कहते हैं कि शहरी सारी ज़िंदगी हुकूमत को टैक्स देते रहते हैं और मरते दम तक, मरते वक्त भी जो कब्र है और दीगर अशिया के नाम पर उससे पैसे लिए जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे न्यूज़ रिपोर्टर आमिर सलामत ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। आमिर, फाइनली एक बड़ी अच्छी न्यूज़ और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से आया है, जिसमें गरीब आदमी को रिलीफ देने के लिए जो कब्र की जगह है उसकी मुसीबत दूर की गई है। मगर अगला जो बड़ा चैलेंज आ जाता है वो जो कि बल्दियात के ये कंट्रोल में है और लाहौर के जो कब्रिस्तान है उनमें जगह इतनी कम पड़ गई है कि लोगों को हजारों रुपए देने पड़ते हैं कब्र के हसूल के लिए, जबकि उनकी मतलब परेशानी में ये मजीद इजाफे वाली बात है। फैसला बहुत अच्छा है क्योंकि जाहिर सी बात है मुफादे आमा का फैसला है। ये दुख की घड़ी में किसी को साथ देने के हवाले से ये फैसला है कि उसकी मुश्किलात कम हो सके। मगर जो असल जमीनी हकायक है वो यही है कि जगह इंतहाई कम है। लाहौर में शहर खामोशा बनाया गया है, वहां पर भी बड़ी अच्छी जगह तो उनको मिल गई है मगर वो दूर बहुत है। उसके लिए एक चूंकि कमेटी तश्कील दी गई थी और तमाम जो बल्दियाती हैं, सेक्रेटरी बल्दियात की ने इस नोटिफिकेशन भी जारी किया था। ये तमाम लोग इसको एक पेज पर ले आए और तमाम कंट्रोल संभालने के हवाले से बातचीत की गई थी। मगर जो इस टाइम पे सूरत हाल देखने में आ रही है, इस फैसले पर अमल दरामद करने का असल जो मामला है, चूंकि ये फैसिलिटीज के हवाले से अगर बात करें तो लाहौर शहर क्या पूरे पाकिस्तान में ऐसी फैसिलिटी कोई नहीं है। जाहिर सी बात है जो रफ़ाए अमा के इदारे हैं वो कुछ हेल्प आउट करते हैं तदफीन के लिए, कफन दफन के लिए, ले जाने के लिए मैयत को, मगर ओवरऑल अगर बात करें तो ऐसी जो गवर्नमेंट की तरफ से सर्विसेज फराम नहीं की गई। अब वो उन्होंने लाएमल क्या बनाएंगे इसके लिए, क्योंकि लाहौर की आबादी भी आपको पता है कि 1 करोड़ से ज्यादा है और वहां पर जो सूरत हाल है कब्रिस्तानों की जो जगह है वो बहुत कम पड़ गई है। लाहौर की अगर शहर खामोशा की बात करें उसका जो रकबा है वो काफी ज्यादा है मगर वो इतना दूर पड़ जाता है कि लोगों के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही म्यानी कब्रिस्तान है वहां पर भी जगह की बात करें तो वहां पर बहुत कम जगह रह गई है और दीगर कब्रिस्तान जो शहर के जो छोटे बड़े 300 से ज्यादा कब्रिस्तान है वहां पर जो मुकामात और कमेटियों के हवाले से जो तश्कील दी है, ये बड़ा एक मुतनाज़ा सा मामला है। लोगों ने जिस इलाके में कब्रिस्तान मिलता है किसी भी जगह का है, वो खाए औकाफ का हो मतलब किसी भी डिपार्टमेंट की जगह हो, वहां पर जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है लोगों को, जो मुकामी कमेटी हैं वो पैसे भी वसूल करती हैं। ये भी शिकायत हमने देखी हैं कि पैसे वसूल करती हैं, चूंकि कोर्ट ने ये जो डिसीजन लिया है वो लोगों की मुश्किलात को देखते हुए दिया है कि लोगों की मुश्किलात को हल करें। अब जो कंधों पर जिम्मेदारी है वो पंजाब हुकूमत के और बल्दियात के है कि वो किस हद तक इस जो मुश्किल मरहले से निकलने के लिए इकदाम करते हैं और असल में इस फैसले की रोशनी में क्या इकदाम उठाए जाते हैं। आमिर सलामत, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और नाजरीन, इसके साथ ही हम एक छोटी सी ब्रेक के जाने बढ़ेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे विद डिटेल, साथ रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जनाब, जब से पेंडेमिक आया है हर इंसान की जो लाइफ है उसमें बहुत सारे नए चैलेंजेस का उसको सामना करना पड़ा है और वो डिफरेंट सूरत में। जैसे कि मैं कल ही प्रोग्राम में बात कर रही थी कि हमने सिर्फ उसकी एक साइड को हमेशा डिस्कस किया कि जब लॉकडाउन हुआ तो उसमें बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए, घर चलाना मुश्किल हो गया, जो है वो लोगों के लिए जो नॉर्मल जो जिंदगी थी उसको भी रन करना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन उसकी दूसरी साइड क्या थी, जैसे कि कल हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स भी उससे मुतासिर हुए, बहुत सारे लोग उससे मुतासिर हुए और ऐसे ही लोगों के जो रिलेशनशिप हैं, उनके जो ताल्लुकात हैं, जो इज़्दिवाजी ताल्लुकात हैं, उसके भी जो है वो एक बड़ी खौफनाक साइड जो है वो खुलकर सामने आई। रीज़न क्या है?
वो हम कोशिश करेंगे कि जानने की कोशिश करें, लेकिन ऐसे बेतहाशा तशद्दुद के, डोमेस्टिक वायलेंस के भी वाक़यात मुसलसल रिपोर्ट होते रहे जब लॉकडाउन का सिलसिला रहा। और मियाँ बीवी की अक्सर तो आपको पता है कि छोटी छोटी बातों पर बहस तो हो ही जाती है और ऊंच नीच हो जाती है बातों पे, लेकिन यहाँ पर बात इस मरतबा लॉकडाउन में ये हल्की फुल्की बातचीत जो है या ऊंच नीच जो है वो मारपीट तक भी पहुंची है। अच्छा जी, इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि जो इतने तशद्दुद के जो वाक़यात मुसलसल रिपोर्ट भी होते रहे हैं लॉकडाउन में, हमारे साथ बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट सैयद कौसर अब्बास साहब शामिल गुफ्तगू हैं। आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद भी कहते हैं। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आई एम श्योर शरह जो है परसेंटेज वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई पैंडेमिक में, लॉकडाउन में, डोमेस्टिक वायलेंस की वजह क्या बनी? थैंक यू वेरी मच जी, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उस पर डिस्कशन के लिए मुझे बुलाया। बेसिकली देखें, लॉकडाउन में जो एक पेंडेमिक की सिचुएशन थी, एक फ्रस्ट्रेशन थी लोगों में, और जिसकी वजह से जो है लोग घर बैठे हुए थे, और उस घर बैठने की वजह से जो है वो जो रेट ऑफ वायलेंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। घरेलू तशद्दुद के जो सिर्फ पंजाब के अंदर जो पिछले एक साल में केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो तकरीबन 9,000 केसेस ऐसे हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। उसके अलावा ऐसे कितने सारे केसेस हुए होंगे जो रिपोर्ट नहीं होते। और इस तरह के नॉर्मली आपको पता है ये क्योंकि घरेलू इश्यूज होते हैं। बिल्कुल, और हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस के जो भी जब बात होती है या घरेलू तशद्दुद की, तो हम इसको हमेशा ये कहकर डाल देते हैं कि इट्स अ प्राइवेट मैटर, ये हमारा मामला है, लोग उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर 9,000 रिपोर्ट हुए हैं तो इट मींस कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जो रिपोर्ट नहीं हुए, कई गुना इससे शायद ज़्यादा केसेस होंगे। तो रीज़न इसका सबसे मेन तो रीज़न शायद इसका यही था कि लोग क्योंकि घरों में बैठे हुए थे, एक साइकोलॉजिकल लोगों पे प्रेशर था। उस साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से लोग जब घर बैठते हैं तो आपको पता है कि आपस में एक लड़ाई झगड़े के मामला, कहीं का गुस्सा कहीं और निकल जाता है, कहीं का गुस्सा कहीं और निकलता है। कभी रोटी पे लड़ाई हो रही होती है, कभी सालन पे लड़ाई हो रही होती है, कभी किसी और चीज़ पे लड़ाई हो रही होती है। लेकिन इसको हमें डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि जो घरेलू तशद्दुद है या किसी भी तरह का तशद्दुद है, क्योंकि जो एक्सट्रीमिज्म है या वायलेंस है वो किसी भी सूरत जो है उसको जो है वो पाकिस्तान में जो है वो इनकरेज जो है वो नहीं करना चाहिए और हमेशा उसे डिस्करेज करना चाहिए। इसी हवाले से गवर्नमेंट ने बड़े इस तरह के इनिशिएटिव्स भी लिए हैं अब खवातीन के लिए कि अगर कोई भी लेकिन हमने यहाँ पे एक बात छोड़ दी जी जी कि जो तशद्दुद है वो मर्द पे हुआ है या खवातीन पे हुआ है? ये वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है वो क्योंकि ऑनलाइन वर्किंग के सिलसिले में इट्स अ सीरियस टॉपिक आई नो, लेकिन यू नो बहुत सारे फनी वाकयात भी इसके अंदर, जहाँ पर ऐसे वाकयात हुए हैं जिससे हमें बहुत ज्यादा गमजदा की है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ यू नो मजाहिया भी हुए हैं जहाँ पर बेचारा मर्द भी मजलूम बना है। तो ये नोक झोंक जो है ये तो चलती रहती है, लेकिन नोक झोंक तक ही रहे। जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, मेरे ख्याल से अक्सर मर्द ही बेचारा जो है ना वो सफर करता है, लेकिन ये है कि अगेन हम इसको डिस्करेज करेंगे। और सेकेंडली देखे ना, एक औरत मर्द पे ये इल्जाम भी लगाती है कि वो घर पे टाइम नहीं देता, और जब वो घर पे रहती है तो आपस में जो है वो एक लड़ाई झगड़े वाले जो मसाइल है। वैसे ही क्या नफ्सियात है देखिए, घर पर अगर दो लोग बैठ रहे हैं तो बजाय कि आपकी मोहब्बत बढ़े, आप एक दूसरे के साथ वक्त स्पेंड कर रहे हैं, एक दूसरे को और समझने का मौका मिल रहा है, तो बजाय कि हम उस चीज़ को पॉजिटिव वे में सर्व करें, हमने दूसरी तरफ एक्सट्रीम साइड पे चले गए हैं उसके। देखिए उसमें मेरे ख्याल से एक रीज़न तो ये होता है कि एक साइड पे अगर बात की जाए तो लड़ाई झगड़ा वहीं पे होता है जहाँ पे आपकी मोहब्बत ज़रा ज़्यादा होती है, वहीं पे इस तरह के छोटे मोटे मसाइल जो हैं वो आपस में होते रहते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे ये जो औरत को कमतर समझ के उस पर तशद्दुद करना है ना, वो एक नेगेटिव पहलू है उसका, ठीक है। हल्की फुल्की लड़ाई झगड़ा हर जगह होती है, दोस्तों में होती है, और जहाँ पे आपकी ज़्यादा अच्छी दोस्ती होती है वहीं पे आपकी छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है औरत पे जो मर्द तशद्दुद करता है वो बेसिकली ये समझ के करता है कि औरत कमतर है या वो मेरी बीवी है तो उसका काम ही शायद सिर्फ और सिर्फ घरेलू काम करना है और मेरे माँ बाप की नौकरी करना है, मेरे बहन भाइयों की नौकरी करना है, मेरी नौकरी करना है। उस चीज़ को हमें डिस्करेज करना चाहिए कि जो औरत को कमतर समझा जा रहा है, वरना एक घर पे ज़ाहिर इस तरह के छोटे मोटे इश्यूज तो ज़ाहिर चलते रहते हैं। और इसी हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव भी लिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने। और वो क्या है? उन्होंने 1099 एक हेल्पलाइन
हेल्पलाइन बनाई है, 1099 एक हेल्पलाइन बनाई है कि अगर कोई भी इस तरह का तशद्दुद का केस होता है औरत पे, तो औरत जो है इस हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके उसको रिपोर्ट कर सकती है और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स, कोई और भी रिपोर्ट कर सकता है अगर कोई यानी शाहिद में से है या कोई आस पड़ोस में से है या कोई रिश्तेदार में से है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अच्छा कौसर, मुझे बताएगा कि आपने भी बहुत सारे डीपली ऑब्जर्व किए बहुत सारे मामलात यहाँ पर रहते हुए, लॉकडाउन में हमने भी बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की और डेफिनेटली जो डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं उसकी शरह में इजाफा हुआ है, लेकिन आप इस पर क्या कमेंट करेंगे कि क्या सिर्फ ये पाकिस्तान में ही ऐसा है या ये तो हमने एक वर्ल्ड वाइड देखा कि ओवरऑल ही सब लोगों ने जो है वो इसके साथ सफर किया, और रिलेशनशिप की भी मैं खासकर बात कर रही हूँ उसमें, तो बाहर भी सबके रिलेशनशिप उसी तरह से सफर किए? देखिए लॉकडाउन असल में सिचुएशन ऐसी थी कि पिछले, आपको पता है कि अभी तक इस तरह की सिचुएशन हमने कभी नहीं देखी, ये फर्स्ट टाइम शायद ऐसा था कि पूरी दुनिया में फ्लाइट्स बंद हैं, कारोबार बंद है, हर चीज़ बंद थी। तो ज़ाहिर है उस वक्त शायद सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ही एक ऐसी सिचुएशन, फ्रस्ट्रेशन थी ना लोगों को कि हम क्या करें, हमारे लिए हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, हम जाकर ना कहीं जॉब पे जा रहे हैं, घर बैठ के हर वक्त आपने डाउनसाइजिंग जा रही है। दिस वाज वन ऑफ द रीजन कि जब घर पे एक तो लॉकडाउन है, फ्रस्ट्रेशन उस चीज़ की है, दूसरा जब आपकी जॉब चली जाती है तो आप जब घर बैठे होते हैं तो आप यही सोच रहे होते हैं कि भाई मेरी तो जॉब चली गई है, मैं अगले महीने का राशन कहाँ से लेके आऊँगा। तो इस तरह के बड़े मसाइल होते हैं और ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया और मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अब इस चीज़ से काफ़ी निकल चुका है और इस पेंडेमिक को आई विश के जल्द से जल्द ख़त्म हो, लेकिन इसने सफ़र जो है वो एक वेस्टर्न वर्ल्ड को भी उतना ही किया है और पाकिस्तान तो मैं समझता हूँ कि एक ज़ाहिर है डेवलपिंग कंट्रीज़ में है या अभी बड़े शायद उस पर कम स्टेटस पे है, तो लेकिन बावजूद उसके पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा जो है उसको अपने आप को प्रूव किया है। दूसरी साइड पे ये ना कि देखें केसेस जो इस तरह के होते हैं वो ज़रूरी नहीं होते कि रिपोर्ट होते हैं और उसमें दो डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स होते हैं। एक स्टैटिस्टिक वो होते हैं कि पुलिस के पास कितना रिपोर्ट हो रहा है या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के पास कितना रिपोर्ट हो रहा है या विमेन ओम्बड्समैन के पास कितना रिपोर्ट हो रहा है, और दूसरी साइड पे ये है कि मीडिया एक जो खबर कहीं से सुन ली तो मीडिया पे जो एक खबर चल गई तो उसकी रिपोर्टिंग की बात हो रही है। तो दोनों का कंपैरिजन भी बड़ा जरूरी है और हमारा मकसद बेसिकली यही होता है, दोनों का हमारा जो भी एनालिसिस होता है उसका भी हमारा ये मकसद होता है कि यार एक एनालिसिस दिया जाए तो कि दोनों जो साइट्स पे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें क्या फर्क है और कहां पर ज्यादा बेहतरी की जरूरत है, क्या मीडिया रिपोर्टिंग में बेहतरी की जरूरत है या ऑफिशियल लेवल पर पुलिस लेवल पर जो है इसकी बेहतरी की जरूरत है। यहाँ पे एक चीज एक बड़ा कॉमन हमारा रवैया भी बन चुका है, बहसियत कौम या हमसे क्या कहें कि हमें टॉलरेंस शायद नहीं है और उसका मुजाहरा खुलेआम अगर हम देखें तो हम सड़कों पर भी देख रहे होते हैं, अपने घरों के अंदर भी देख रहे होते हैं, अपने दफातर में भी देख रहे होते हैं। तो ये क्या वजह है कि हमें बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं रह चुकी, हमने नॉर्मल भी कोई बात करनी है तो चीख चखाड़ कर करनी है या हमने गुस्से में आ जाना है, जबकि हम फॉलो तो हम करते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जितना पोलाइट और वो जितना काइंड है हम वो चीज़ें अडॉप्ट करने में अभी तक नाकाम है। देखिए मैं इसको हमेशा लिंक करता होता हूँ आपके सिविक सेंस से, क्योंकि जब एक शहरी जो होता है ना उसके अंदर ये बचपन से ही एक सिविक सेंस बिल्ड किया जाए ना कि आपने एक अच्छा शहरी कैसे बनना है, आपने किसी से बात करनी है तो एक रिस्पेक्टेबल तरीके से कैसे करनी है, आपने कोई अगर इस तरह का कोई इशू हो भी जाता है तो उस पर ऑफेंड नहीं होना बल्कि उसको एक डायलॉग के जरिए उस चीज़ को हल करना है। दुनिया पूरी में सिविक एजुकेशन जो है वो प्राइमरी के बच्चे को पढ़ाई जाती है और यहाँ पर वो सिविक सेंस जो है वो बिल्ड करने के लिए नॉन मुस्लिम पंजाब में ट्रेवल करेगा तो सारी सेंस जो है वो सारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम तो यहाँ पे वैसे ही बड़े लाउड होते हैं, वैसे ही जरा ऊंचा बोल रहे होते हैं, तो जिसको सारी ये सेंस होगी भी मेरे ख्याल से उसकी ऑफ कोर्स। देखिए यहाँ पे एक काम अगर प्यार से भी कहा जा रहा हो तो अब लाहौर में बैठे हैं हम, ठीक है, तो एक प्यार से ही बात किया जाए, इतना ऊंची आवाज लगा के कहा जाता है कि अगला बंदा समझता है पता नहीं यार मसला लड़ाई कर रहा है, नहीं भी होगा लेकिन अंदाज है भाई हर कल्चर का हर जबान का वो अपने। अच्छा जी ब्रेक पे हमें जाने का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक पर जाने से पहले वो सारे कपल्स जिनकी आपस में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है या नोक झोंक हो जाती है या आपस में नहीं बन पा रही या बहुत लड़ाई होती है, उन सारे कपल्स को मैं एक बुक रिकमेंड करने वाली हूँ और मैं आपको बताऊं कि अगर आप दोनों ये बुक एट ए टाइम स्टार्ट करें, इस बुक का नाम है मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम विनस। अगर आपने ये बुक पढ़ ली तो मेरे ख्याल से आप रिलेशनशिप के जो हैं वो उस्ताद बन जाएंगे और आपकी लड़ाई जो अगर 90% होती है तो वो आई एम श्योर 20 या 15% पर तो आ ही जाएगी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, ज़रूर पढ़िए, मस्ट रीड। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपने इसी गुफ्तगू को जनाब आगे बढ़ाएंगे। कौसर भी हमारे साथ शामिल है, गुफ्तगू है, स्टे विद अस।
और ना चाहिए, हर बच्चे की ख्वाहिश होती है। इस तरह मियाँ की तो शायद हो या ना हो, लेकिन बीवी की ये ख्वाहिश ज़रूर होती है कि मेरा शौहर जो है ना बस वो सारा दिन मेरे पास बैठा रहे। और जब रियलिटी में ऐसा हुआ और फिर मामलात कितने एक्सट्रीम की तरफ बढ़े, वो एवरीबडी विटनेस दैट। बिल्कुल जी, आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि जब हम स्टूडेंट होते थे तो हम यही कहते थे यार अगर 3 महीने के बजाय गर्मियों की छुट्टियां अगर 6 महीने हो जाए ना तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन जब ये चीज़ होती है तो कोई भी चीज़ देखे ना, साइकोलॉजिकली भी यही है कि आप किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ अगर आपको थोड़ी ज़्यादा मिलना शुरू हो जाए तो वहाँ पे मसाइल होते हैं। ठीक है, तो सेम इज़ द केस इन द रिलेशनशिप, जब आप उसके ज़्यादा कुर्बत में आना शुरू हो जाए तो वहाँ पे भी इस तरह के जो है ना मसाइल आते हैं। तो अगेन मैं कहूँगा कि हम ये थोड़ी सी लाइट मूड में जो बात कर रहे हैं इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम कोई तशद्दुद को इनकरेज कर रहे हैं, लेकिन ये एक मेरे ख्याल से मेन रीजन रहा पेंडेमिक में बिल्कुल एक मेन रीजन ये रहा। और इसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि लोगों पे जो साइकोलॉजिकल प्रेशर था, शायद लोगों को, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो उसके बाद शायद और यूजुअली क्या होता है कि चूंकि खवातीन बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं, वो बोलकर अपनी, मैं हमेशा अपने हस्बैंड से भी ये बात करती हूँ कि हम हमेशा बोलकर या कड़वी बातें करके अपनी दिल की भड़ास निकाल लेते हैं, समटाइम ये बोल देते हैं जो कुछ भी होता है। मर्द यूजुअली ये नहीं करते, वो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी लेके, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन और एंजाइटी पलती रहती है, बढ़ रही होती है, और वो फिर कभी ना कभी इस तरह की सूरत में बाहर निकल जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप समझते हैं ऐसा है? मेरे ख्याल से जी अच्छी चीज तो यही होती है कि जो है ना आप बात कर लें और डिस्कस कर लें। अच्छा, अच्छे रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए कौसर, अगर मैं आपसे कुछ टिप्स पूछूं जो कपल्स देख रहे हैं, कुछ अच्छा मेरे पास कोई, मेरे ख्याल को बहुत अच्छी टिप्स होंगी। क्या कहते हैं, नेगेटिव टिप्स होंगी क्या? प्राइवेसी वाले सवाल आप कर रही हैं वैसे। नहीं, टिप्स तो हो सकती है ना, कोई अच्छी बात तो हम बता ही सकते हैं हमारे ऑडियंस को। किसी भी रिलेशनशिप के लिए मेरे ख्याल से जो है ना आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपके जो दिल में बात है ना वो आप उससे करें, ताकि आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो टॉलरेंस देखिए होनी चाहिए। टॉलरेंस हमें जो नहीं है, टॉलरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि परसेप्शंस कैसे बिल्ड होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसपे शायद अगला जो एक खातून होती है या एक मर्द होता है उसके दिल में वो बात नहीं होती, वो सिर्फ कहीं से सुन के या ऑब्जर्व करके उस तरह की बातें जो है ना वो कर रहा होता है। लेकिन जब वो बात डिस्कस हो जाती है या वो बात बेशक गुस्से से वो कर देगा तो जरा उस चीज का जो है ना मेरे ख्याल से सोल्यूशन निकल आएगा और दोनों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगी। सेकेंडली जो आपने बात की कि टॉलरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि टॉलरेंस के बगैर चाहे आप सोसाइटी में रह रहे हैं, चाहे आप घर में रह रहे हैं, चाहे किसी भी जगह पे रह रहे हैं, पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है ना वो यही है कि हमारे अंदर टॉलरेंस खत्म हो चुकी है। हम चाहे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, हम चाहे सोशल एक्टिविस्ट हैं, चाहे हम पीस एक्टिविस्ट हैं, हम किसी भी चीज की बात कर रहे होते हैं, हम ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे हम पता नहीं लड़ने लगे आगे से। जैसे आपने मिसाल दी कि पंजाबी में स्पेशली स्टाइल ही ऐसा होता है कि बात करने से यूं पता चल रहा है, प्यार से भी बात कर रहे हैं, मजाक भी कर रहे हो तो यूं पता चल रहा होता है जैसे आप लड़ रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोगों के अंदर जो एक कुव्वत बर्दाश्त है ना उसको बढ़ाने की जरूरत है। और उसके लिए मेरे ख्याल से एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये भी है कि लोगों को शायद एक साइकोलॉजिकली जो इस तरह के इश्यूज हैं या वो जो सोसाइटी में देख रहे होते हैं, मीडिया पे देख रहे होते हैं और उसकी वजह से वो अपना माइंड बिल्ड कर रहे होते हैं, उनमें फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रही होती है, उसके अंदर एक जो मेरे ख्याल से एक साइकोलॉजिकल सेशंस हैं वो होने चाहिए यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, ताकि बच्चे को जब एक इस प्रोसेस से गुजार के आप उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में भेजेंगे तो वो ज्यादा बहुत जरूरी है। इसके साथ बिल्कुल आपने कौन से दुरुस्त बात की। और इसके साथ साथ एक नंबर आपने पहले अनाउंस किया था विच इज 1099 का, जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस अगर आप अपनी सराउंडिंग्स में, जी इसमें इस्लामाबाद पुलिस ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। 8090 के नाम से एक हेल्पलाइन लॉन्च की है उन्होंने, जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट के नाम से। ठीक है, कोई भी खातून अगर उसे चलते फिरते किसी मार्केट में किसी जगह पे हरास किया जा रहा है तो शी कैन जस्ट डायल अ नंबर और उसी वक्त फीमेल पुलिस ऑफिसर जो है वहां पहुंचेंगी और जो भी उसका इशू है वो एड्रेस करेंगी। तो गवर्नमेंट इस लेवल पे काफी। थैंक यू सो मच कौसर, आपने टाइम निकाला। और इसके साथ ही हम जा रहे हैं जनाब हेडलाइंस ब्रेक पे। जब हेडलाइंस ब्रेक से वापस आएंगे तो कराची का मसीहा कौन है उससे आपकी मुलाकात करवाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, साथ रहिएगा।